नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया। इस बजट के जरिए सरकार ने हर वर्ग को साधा। किसानों, महिलाओं और युवाओं को कई सौगातें दी गईं, तो प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं को लॉन्च किया गया। सरकार ने बजट को अच्छा बताया तो विपक्ष ने निराशाजनक कहा। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, किस तरह के बयान सामने आए, क्या कुछ इस बजट में खास है वो बताते हैं। उसके बाद आज कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और इस पूरे बजट का विश्लेषण उन मेहमानों के साथ करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। जी हाँ, नए जुनून के साथ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश के ख्वाबों का बजट पेश कर दिया है और बता दिया है कि जहां अंधेरा होगा वहां चिराग जला दूंगा। वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। मध्य प्रदेश के लिए सौगातों वाला बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मोहन सरकार ने अपने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, छात्र छात्राएं हो या फिर प्रदेश के युवा। बजट में हर वर्ग के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट को सर्वहारी बजट बताया है। बजट आ गया है। बजट को सबसे पहले तो तमाम जो विधायक है बीजेपी के वो कह रहे हैं अच्छा विधायक बजट है, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है इसमें। क्योंकि कांग्रेस इसलिए उठा रही है कि उनको ये पच नहीं रहा है, उनको ये ठीक नहीं लग रहा है कि ये सरकार इतना तेज गति से सड़कें क्यों बना रही, ये बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं क्यों ला रही, इसकी तकलीफ है उनको। मेडिकल कॉलेज क्यों खोल दिए, उसके उनके जमाने में 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज है। सब वादे, संकल्प पत्र सरकार का 5 साल का होता है, एक भी वादा ऐसा नहीं होगा कि जो पूरा नहीं करेंगे, सब पूरा करेंगे। अब आपको बता दें कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या क्या निकला है। कोई नया टैक्स नहीं, निवेश के लिए 18 नई नीतियां, एक जिला एक उत्पाद पर जोर, जीडीपी को 250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य, लाडली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, 1 लाख किलोमीटर तक सड़कें बनेगी, 500 रेलवे ओवर ब्रिज बनेंगे, श्री कृष्ण पाथे के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान, राम वन पथ गमन के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान, प्रदेश में हवाई सफर और आसान होगा, वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के बजट को हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट बताया है। ये हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है, खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। धान पर प्रोत्साहन राशि के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान, फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़, मुख्यमंत्री किसान सहायता की 5220 करोड़, दूध उत्पादक किसानों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि, गौशाला में गायों के लिए आहार राशि 20 से बढ़ाकर 40 रुपए। महिलाओं के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। लाडली बहनों के लिए 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान, लाडली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ेंगे, आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3,229 करोड़ रुपए का प्रावधान, कुपोषण मिटाने के लिए महिला मुखिया को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाएंगे। युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए। डिजिटल यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेंगे, प्रतियोगी परीक्षा के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपए, प्रदेश में मिलेंगी 3 लाख नौकरियां, 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे, 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे, 22 नए ITI खोले जाएंगे। सीएम युवा शक्ति योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम खोले जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने ऐलान किया है कि 7वें वेतनमान में महंगाई भत्ते का पुनः निरीक्षण होगा। वहीं मोहन सरकार ने प्रदेश के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे प्रदेश के शहर से लेकर गांव तक विकसित हो।
सीएम केयर योजना लॉन्च होगी। मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना होगी शुरू। गरीब परिवारों को लाभ योजनाओं का पैकेज मिलेगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा होगी शुरू। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन करेंगे। अविरल निर्मल नर्मदा योजना, सीएम युवा शक्ति योजना शुरू होगी। सरकार ने अपने बजट के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की तो विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया है। स्वाभाविक तौर से बजट आप बीजेपी सरकार कह रही है, वित्त मंत्री जी की हमने युवाओं की बात करी, तो बताया वित्त मंत्री जी की युवाओं की आपने कहाँ बात करी, कहाँ उनको नौकरियां मिलेगी, कहाँ स्पष्ट नीति, वो स्पष्ट नहीं है। कितनी भर्तियां रहेगी, किस किस विभाग में रहेगी, बताए प्रदेश के युवाओं को बताए। हमारी आलोचना लगती नहीं, आप प्रदेश की को जवाब दे। किसानों की आपने बात करी है कि किसानों के इसमें, तो किसानों का आपने पुराने आंकड़े गिना दिए कि हमने इतना लोन दिया, इतने पैसे दिए, लेकिन उनको खास समय पे मिले उसके लिए आपने बजट में क्या प्रावधान किया, क्या व्यवस्था करी। मोहन सरकार की कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे। युवाओं के लिए रोजगार के साधनों को मजबूत किया जाए, किसानों की तरक्की को बढ़ाया जाए। आर्थिक से लेकर सामाजिक हर तरह का विकास प्रदेश में ही संभव हो सके। टीम न्यूज स्टेट। तो बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर एस के मिश्रा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। गुलरेज शेख जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एस के मिश्रा जी, बजट कैसा लगा सर आपको? पहला रिएक्शन आपका इस पर। मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी उससे बेहतर बजट रहा है, क्योंकि इससे कोई समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको इसने छुआ नहीं है। और एक तो दूरदृष्टि भी इसमें है कि हमको 2047 तक कहाँ पर जाना है, हमको जीडीपी कितना करना है, हमको बजट का आकार कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी करनी है। और उसके साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटी है, ज्ञान पर जैसे गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा, इस पर केंद्रित करके, और कोई भी आइए, यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी भी तमाम केंद्र सरकार से तो अपेक्षा रखते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी उनको यूनिफाइड पेंशन योजना दे और उसको 7वें वेतनमान के हिसाब से 2025 से उसके महंगाई भत्ते को रिवाइज करे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो समाज का कोई वर्ग नहीं है जिसको उसने संतुष्ट न किया हो। और साथ ही साथ उसकी दृष्टि एक दीर्घकालिक मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश बनाने की है। तो इवन हम लोग अर्थशास्त्र में भी ये सब देखते रहते हैं, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे बेहतर बजट ये सामने आया। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है इस बजट में खासकर महिलाओं के लिए तो अब लाडली बहनों के बुढ़ापे तक का इंतजाम सरकार ने करने की कोशिश की है। हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने युवाओं का मुद्दा उठाया था, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। अब 3 लाख तक नौकरियों की बात इस बजट में कही गई है। आपको ये बजट कैसा लगा सर? देखिए, बजट का साइज देखते हुए लगता है कि मध्य प्रदेश अपनी इकोनॉमी को देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर करने की तरफ जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, इन पर जो फोकस है उसका आधार गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति पर ध्यान, ये कहीं ना कहीं इस बजट में दिखता है। एक चीज भी है कि इन फ्यूचर प्लानिंग क्या है, यानी 2029-30 तक, जब तक इस सरकार का बजट आखिरी होगा, उस समय तक मस्क की इकोनॉमी क्या होगी। एक महत्वपूर्ण इशू कि जो आज बजट है उसका जस्ट डबल बजट 29-30 का बजट होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, स्टेट की इकोनॉमी के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए एक बड़ा स्टेप इस सरकार का इस बजट के माध्यम से मुझे दिखता है। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं इसमें जाऊं गुलरेज जी के पास। मैं रिएक्शन जानना चाहता हूं क्योंकि हमने नेता प्रतिपक्ष का रिएक्शन दिखाया, वो बड़े नाखुश लगे इस बजट से और कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं के यही रिएक्शन थे। सर, आप कल जो मांगे कर रहे थे किसानों की, युवाओं की, सरकार बजट के जरिए कह रही है कि हमने वो तमाम चीजें इस बजट में रखी हैं, तो फिर अब नाराजगी किस बात की? जी नमस्कार, न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। देखिए, आज मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है, ये केवल और केवल मध्य प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ और मध्य प्रदेश के युवाओं पर बेरोजगारी का बोझ बढ़ाने का एकमात्र। आप देखिए मध्य प्रदेश में फिजिकल डेबिट कितना है और आज क्या हालत हो गई है हमारे मध्य प्रदेश की वित्तीय अर्थव्यवस्था की, कि 4.6 तक हमारा वित्तीय घाटा
आ चुका है और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर्जा लेती जा रही है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था की जाएगी, इसकी कोई ठोस प्रतिक्रिया या क्रिया सरकार के द्वारा करती हुई ना तो दिखाई दी गई, ना बजट में ऐसा कोई प्रावधान किया गया। केवल एक आंकड़ेबाजी कर दी गई कि 3 लाख तक हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार का सृजन कर देंगे। अरे ये आंकड़ेबाजी तो आप पहले भी करते आ रहे हैं। आपने लाडली बहनों को 2500 3000 देने का जो वादा किया था उसका तो जिक्र ही नहीं है पूरे बजट में। आपने जो इससे पहले किसानों से वादे किए थे कि हम आपके गेहूं को, धान को 2700 और 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, तो किसानों के लिए आपने कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की। आंकड़ेबाजी करने का काम किया और इससे आप ऐसे भी समझिए कि सीएजी ने मध्य प्रदेश के बजट को लेकर और मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो वित्तीय व्यवस्था है उसका मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ के वित्त की प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जानकारी प्रदेश की सरकार पब्लिक फोरम पर और सरकार के जो फोरम है उन पर रख पा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि आप देखिए पिछले बजट में इन्होंने घोषणा की थी कि हम 3,28,000 करोड़ का बजट लाए, लेकिन इन्होंने धरातल पर कितना बजट खर्च किया? मुश्किल से 62%। यही हालत इनके केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बजट की हुई 2024 और 25 का बजट उठाकर देख लीजिए, उसका 50% पैसा ही केंद्र से केवल मध्य प्रदेश की सरकार को मिल सका। और ये जो मुख्यमंत्री जी इन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई एक साल में कि केंद्र में मोदी जी की सरकार से आग्रह कर उस पैसे को मध्य प्रदेश के विकास के लिए मांग पाते, क्योंकि मांगते कैसे खुद चिट्ठी से बने। तो मध्य प्रदेश इस समय कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है, युवा बेरोजगार है और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल आंकड़ेबाजी करती है। आज चलिए ठीक, मैं अब जवाब ले लेता हूं। गुलेरिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये आंकड़ेबाजी हैं, वो पूरा रोड मैप चाहते हैं कि 3 लाख रोजगार देंगे, तो कैसे देंगे? ये सरकारी रोजगार होंगे या फिर जो आप इन्वेस्टमेंट लाने की बात कह रहे हैं, प्राइवेट नौकरियां इसमें शामिल हैं? और दूसरा ये कि लाडली बहनों को बहुत सारी चीजों से जोड़ा तो जा रहा है लेकिन उनकी संख्या निरंतर घट रही है। ये तमाम कंसर्न है जो विपक्ष जता रहा है। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना कि आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, तो आंकड़े जो होते हैं ना उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई दल नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती, कोई क्षेत्र नहीं होता। आंकड़ेबाजी की ही बात करूंगा इनसे, क्योंकि आंकड़े सब चीजों को साफ साफ रखते हैं। ये बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की 4.6% है मध्य प्रदेश में आज के समय। माननीय दिग्विजय सिंह जी के आखिरी समय की बात कर रहा हूं मैं, तब 6% तक फिस्कल डेफिसिट जा रहा था, तब इनके मुंह पे ताले लगे हुए थे। लेकिन आज जब वो कम हो रहा है तो तकलीफ होगी। जबकि बजटरी साइज सुन लीजिए, 20,000 करोड़ हुआ करता था, वो आज 4.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। तो इस चीज को ये लोग नहीं देख रहे। और आप ये देखिए ना कि इस बजट में ऐसा कौन सा पैरामीटर है ह्यूमन डेवलपमेंट का और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जिसको टच नहीं किया गया है। देखिए, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, उसके डेवलपमेंट के लिए जो पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है वो होती है एजुकेशन, वो होती है हेल्थ, वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो होती है वुमेन पावर अपलिफ्टमेंट और एग्रीकल्चरल अपलिफ्टमेंट। अगर आप ये देखिए कि बजटरी एलोकेशंस कैसे किए गए हैं, तो किसानों के लिए धान के लिए केवल प्रोत्साहन राशि में 850 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। सीएम किसान कल्याण योजना में 5,220 करोड़ का प्रावधान रखा है। समय कम है वरना बहुत एलोबरेट कर सकता हूं। महिलाओं की बात करें तो 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान रखा है। आंगनबाड़ी केंद्र जो बिल्कुल छोटे बच्चों का, जो हमारे जिसको कहते हैं ग्रास रूट को मजबूत करने का कार्य करता है, उसके लिए बजटरी एलोकेशंस रखे गए हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है, सीएम राइज स्कूल के लिए आप देखिए 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजटरी एलोकेशन इस बजट में यदि रखा है तो हमारी नींव को मजबूत करने के लिए रखा है। यदि हम कह रहे हैं कि 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों का निर्माण करेंगे 5 साल में, वो उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला बजट है। यदि आईआईटी के तर्ज के ऊपर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो युवाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आईटीआई को हम विकसित कर रहे हैं तो हम उनको किसी न किसी तरह से उनको उन्नत तकनीक दे रहे हैं ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो हर क्षेत्र
क्षेत्र को टच करने वाला ये बजट है। उसके बावजूद भी कांग्रेस अच्छा, एक चीज जो क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में गुलरेज जी, एक चीज हुई वहां पर सरकार ने डीजल पर 1 रुपए की राहत दी थी। जवाब ले लीजिए। एक मिनट धर्मेंद्र जी प्लीज। वहां पर डीजल में 1 रुपए की राहत दी गई, यहाँ पर कुछ वैसा हुआ नहीं सर गुलरेज जी। यहाँ भी पेट्रोल डीजल में कुछ राहत दी जा सकती है नहीं, लेकिन यहाँ पर आप एक बात और एलोबरेट कीजिए कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है किसी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा है सर। उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में भी काफी महंगा है मध्य प्रदेश। देखिए क्या होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में लाडली बहना जैसी योजना है, उस प्रकार की योजना वहां काम नहीं कर रही है। तो आपको सब चीजों को इन टोटो देखना होगा। क्या सीएम राइज स्कूल जैसा वहां पर अभी कॉन्सेप्ट आया? अभी वहां नहीं आया है। 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एलोकेशन मोहन जी ने किया है। तो आपको इन टोटो, इन अम्ब्रेला सब चीजें लेनी है। और अगर आप देखेंगे तो मेरी जो थाली है आज मध्य प्रदेश की, वो बहुत भारी हुई है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वहां भी आप पैसे तो दे ही रहे हैं, लाडली बहनों जैसी स्कीम, वहां भी मैतारी वंदन योजना लेकर आए हैं, कुछ राहत और दी जा सकती थी इसमें, ऐसी अपेक्षा हमेशा लोगों की रहती है। देखिए आप ये देखिए कि जब हमारी सरकारें मध्य प्रदेश में बनना शुरू हुई थी तो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे थे। अब जैसे जैसे हमारा खजाना बढ़ता जा रहा है, भराता जा रहा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है, तो हम वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे और प्रोग्रेस होगी, ये वेलफेयर स्ट्रक्चर का जो स्टेट का ढांचा है वो और एलोबरेट होगा। ठीक है, मैंने डीजल बोला, मैं उसको करेक्ट कर दूं। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 1 रुपए सस्ता हुआ है। ठीक है एसके मिश्रा जी, लेकिन यहाँ पर देखिए उम्मीद रहती है लोगों को हमेशा कि उनको ज्यादा मिले, लेकिन ये जो बेनिफिशियरी योजनाएं हैं जिसका गुलरेज जी ने अब खुद भी जिक्र किया, और उन पर एक सवाल उठा खासकर लाडली बहनों पर कि उनकी थोड़ी संख्या अब कम हो रही है। उसमें यह भी आंकड़ा है कि कई जो लाडली बहनें थी उनकी मृत्यु भी हुई है, और कुछ जो है जो उम्र पार कर चुकी है, इसलिए भी वो इस लाडली बहना स्कीम से घट रही है। लेकिन इस तरह की जो वेलफेयर वाली स्कीम्स हैं जो सरकार लेकर आती है, चाहे वो राशन दे रही है या फिर इस तरह के पैसे दिए जा रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, और उसमें मध्य प्रदेश सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है। ओवरऑल इन योजनाओं को आप कैसे देखते हैं अर्थशास्त्री के नाते, और जब बजट में इनको लेकर बड़ा एलोकेशन दिखता है तो इससे आपको लगता है कि स्टेट, क्योंकि यहाँ पर बात उसी चीज की हो रही है कि कर्जा लेना पड़ रहा है या फिजिकल डेफिसिट जो है उसको क्या हम और कम कर सकते हैं, इस तरह की वेलफेयर स्कीम क्या हमारे अर्थशास्त्र को अनुशासित कर सकती हैं? नहीं, इसमें क्या है कि ये इस तरह की जो एक कॉम्पिटिटिव है, तो इसमें ये इसका पॉलिटिक्स ही निदान कर सकता है। क्योंकि कोई भी स्कीम होती है तो उसको आप जो एक पार्टी इसको लागू करती है वो उसको सोशल वेलफेयर की स्कीम कहती है, और जो विपक्ष में रहती है वो उसको रेवड़ी के रूप में करती है। तो उसके बीच बहुत बारीक रेखा है कि उसको हम कर सके। लेकिन एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है उसमें जो कमजोर वर्ग रहता है, जिसको जरूरत है, उसको मदद तो की जाती है, लेकिन उसका मकसद अगर केवल उस वर्ग को मदद करना हो तो रहता है। तो इसलिए सत्ता पक्ष का और विपक्ष का तो अपना अपना अप्रोच रहता है, तो उसके लिए उसका निपटारा भी राजनीतिक रूप से होता है, उसका आर्थिक रूप से नहीं हो सकता। लेकिन इस बजट की जो सबसे बड़ी खूबसूरती हमको दिखी है, एक तो इसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे जो साल भर से कवायद चल रही थी उस पर बहुत पूरी तरह से फोकस किया है कि उसको जो तमाम इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुए उसको धरातल पर उतारना है। तो इसीलिए देखिएगा आप 30,000 करोड़ रुपए वो इंडस्ट्री के लिए 3 साल में इंसेंटिव का भी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि सरकार का मुख्य फोकस, चाहे वो सिंचाई की परियोजना हो, पूरा बुंदेलखंड रीजन हमारा जो चंबल काली सिंध और बेतवा है, उस पर सरकार ने बजट बढ़ाया, और उसमें जो कहा कि जो सेंट्रल का जो स्टेट का हिस्सा रहता सरकार उसको भी बढ़ाने जा रही है, क्योंकि सरकार को तेजी है और उसको गांव बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास करना है, और जब वहाँ एग्रीकल्चर और इन सब चीजों का डेवलपमेंट होगा तो उसका तेजी से विकास होगा। आप देखिएगा एक बड़ी बेल्ट है नर्मदा के दोनों तरफ 10 किलोमीटर के एरिया, अमरकंटक से लेकर के पूरा मध्य प्रदेश के पश्चिमी बॉर्डर तक, जो पूरा उसको विकसित करने का और उसको हेरिटेज के रूप में भी रहेगा और डेवलपमेंट का भी वो रहेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुख्य जोर दिया है, इंडस्ट्री पर जोर दी जाए, और जो वीकर सेक्शन के लिए जो ज्ञान की चीजें उस पर जोर दे रही है। लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से जो चिंता की बाहर अभी शर्मा जी ने भी ये चिंता व्यक्त की थी, तो यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट है 4.66 चल गया। अभी भी जो FRCB का जो 2004 का एक्ट है
सरकार उसके निकट है, लेकिन चूंकि जब इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं आप ले आएंगे तो उससे करीब जाएगा। और जो डेप्ट और जीडीपी का रेशियो है ये थोड़ा सा बढ़ा जरूर है, लेकिन अभी मैनेजेबल लिमिट में है, उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। और जब आप इतने बड़े स्तर पे जब एक बजट में एक साथ काम करेंगे तो ये चीजें आती है, लेकिन उस पर थोड़ा सा सरकार को आगे बजट में निगाह रखना पड़ेगा। अब उस लिमिट के बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक, सत्यप्रकाश जी, अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हुआ, वहां पर सरकार ने दावा किया कि हमने 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। अब सबकी नजरें क्योंकि सिंघर्ष पर हैं, बजट में इसके लिए भी प्रावधान कर दिया गया और बड़ा एलोकेशन बजट सिंघर्ष के लिए किया गया है। और सरकार ने एक चीज कही कि इस बार जो हम निर्माण करना चाहते हैं उनको हम टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट करना चाहते हैं। एक शहर वहां पर अच्छे से बसाना चाहते हैं जिसमें सारी सुविधा हो। उज्जैन जैसे शहर के लिए ये आयोजन, इसके लिए बजट एलोकेशन, क्योंकि यूपी सरकार ने दावा किया कि इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है स्टेट के लिए। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस सरकार के लिए है, क्योंकि राजस्व तो बढ़ाना है सरकार को, बहुत सारी चुनौतियां। और पर्यटन में हमने जब कल आर्थिक सर्वे भी आया तो उसमें भी जिक्र था कि टूरिस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, महाकाल आने वाले टूरिस्टों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये इसमें बजट का एलोकेशन और साथ ही परमानेंट निर्माण करने का निर्णय, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो बजट एलोकेशन है सिम्मस्त के लिए वो इसी वित्तीय वर्ष के लिए है ना जी, 25-26 के लिए, ये 28 तक के लिए तो है नहीं। तो 25-26 तक वहां क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन होगी। मेरे ख्याल से 250 करोड़ का बजट शायद एलोकेट किया गया है, 2,500 करोड़ का इस साल के लिए। तो ये कहीं ना कहीं वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 28 में तो काम आएगा ही, साथ ही कहीं जो वहां पर पर्यटकों की संख्या लगातार महाकाल कॉरिडोर 2,000 करोड़ का है सत्यप्रकाश जी, करीब करीब। हाँ 2,000 करोड़ का है। तो ये बड़ा बजट है। आप 5,000 करोड़ जब सिम्मस्त का पूरा बजट था, अगर एक साल के लिए ही अगर 2,000 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार इस चीज पे खर्च कर रही है, तो ये मान के चलिए कि उसकी प्लानिंग अगले सेशन में और जब आगे होगा, फिर इसके बाद तीसरा और आगे होगा। तो यानी कि अगर 2,000 करोड़ ही रहा तो 6,000 हम उत्तर प्रदेश से आगे तो वैसे ही निकल गए सिम्मस्त के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण 2 विषय हैं। एक तो फिस्कल डेफिसिट की जो बात चली है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जैसे हमारी आमदनी है 1 लाख रुपए और हमारे खर्चे हो गए 1,06,000 रुपए या 1,06,000 रुपए, तो ये जो 6% का 4.66% का फिस्कल डेफिसिट है। देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि हमारे स्पेंड्स अधिक हैं। उसके पीछे जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स है, जस्ट लाइक लाडली बहना योजना, किसान कल्याण योजना है, इन पर सीधा सीधा पैसा जाएगा। ये जो रिसीव्स है वो उसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट की है। अगर इन्वेस्टमेंट आ गया, मतलब 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश के अंदर आ गया विगत 2 या 3 साल में, तो ये मान के चलिए इसकी जो कमी आ रही है, जो फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, वो उससे प्रतिपूर्ति यानी रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन पहली बार देखने को मिल रहा है इस देश के किसी स्टेट में, वो है बजट, अरे वो क्या है उसको बोल, एक बजट बेस्ड सिस्टम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पिछले जो वित्तीय वर्ष था उसमें देखा गया है कि कई विभागों को जो बजट एलोकेट किए गए थे उसका वो पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। कई लोग तो 60% तक ही कर पाए, यानी कि जो पैसा है वो लैप्स हो गया। अगर वो पैसा लैप्स नहीं होता तो किसी दूसरे इशू में चाहे बेनिफिट स्टेट को और स्टेट की पॉपुलेशन को मिलता। तो अब की बार जो बजट किया गया है उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण ये ध्यान दिया गया है कि जिस डिपार्टमेंट को जितनी नीड होगी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, उसी हिसाब से उसको बजट एलोकेट किया जाएगा। यानी कि अगर उसने 60% खर्च किया तो अभी तक 60% का ही मेजरमेंट है, जो उसको ट्रेडिशनल मिलता रहा है वो नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो पैसा बच रहा है वो हम दूसरी चीजों पर खर्च कर सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट कोई बड़ी खतरनाक चीज नहीं है, इकोनॉमिक्स बैठे हैं वो समझते होंगे। इससे कोई हमें राज्य को बहुत बड़ा घाटा नहीं होता है। उसका क्या है कि हमारे पास उतना पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन हमें कुछ अनुदान भी तो मिलते हैं, उन अनुदान से चलाते हैं। लोन लेते हैं, हम लोन से चलाते हैं, क्योंकि लोन इसमें शामिल थोड़ा होता है। ये तो हमारी रिसीविंग्स हैं, जितनी रिसीविंग्स आएंगी उसके आधार पर उससे इतने % अधिक खर्च होने की संभावना इस बजट में दिखाई दे रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश के कई राज्यों में फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलता है।
तो ये कहीं ना कहीं अगली जीडीपी जैसे जैसे बढ़ेगी, अब तो सरकारें कहती है ना कि जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो हमारी कर्ज लेने की क्षमता भी बढ़ रही है, तो उस तरह से उसे दिखाने की वो कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र जी, लास्ट रिएक्शन सर आपका, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात पूरी कीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है। आज मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्जा 55,000 से 62,000 तक बढ़ने की संभावना। बुल्ले जी, मैं बीच में नहीं बोला, सुनने का माता रखिए। कभी तो आज आप बताइए, लगातार भ्रष्टाचार के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के पैसे को, खजाने को लूटने का काम कर रहे हैं। आपने इससे पहले देखा किस प्रकार से महाकाल कॉरिडोर की भी बात चल रही थी, महाकाल कॉरिडोर में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक सब मध्य लेकिन कोई ऐसा राज्य का उदाहरण है आपके पास जो आज की डेट में कर्जा नहीं ले रहा? के माध्यम से लूटने का काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, सौरभ शर्मा जी को आप भूल गए क्या? एक जरा से सिपाही की गाड़ी में 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए कैश मिला। बजट पर चर्चा कर रहे हैं ना सर। सिस्टम में मैं वही बता रहा हूँ, आज मध्य प्रदेश के बजट में भी केवल और केवल इन्होंने आंकड़ेबाजी की है। मैंने अभी सीएजी की रिपोर्ट पर आपके माध्यम से पूछा कि कोई ऐसा राज्य है जिस पर कर्जा ना हो। सीएजी ने गहरी चिंता जाहिर की है, सुन तो लीजिए, सीएजी ने गहरी चिंता जाहिर की है मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को लेकर। वजह से कांग्रेस के वोट कटते हैं। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी सीएजी? ठीक, मेरे पास क्योंकि समय नहीं रहेगा, एक आखिरी रिएक्शन गुलरेज जी काउंटर कर दीजिए जल्दी से। देखिए, कांग्रेस की समस्या ये है कि सीएजी की सर, मेरे पास आ गया ये पॉइंट आगे, प्लीज एक मिनट नहीं है देश की प्रदेश की तरक्की देखना, और यही कारण है कि कांग्रेस जो है वो आवाम को नहीं पच रही है, इसलिए आवाम इनको हमेशा हर चुनाव में बाहर फेंक देती है। ठीक, चलिए, इस समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि ये बजट देश के लिए, प्रदेश के लिए हितकारी होगा। और ये देखिए ना, हमारा बजट डबल बहुत जल्दी हुआ है, ज्यादा समय नहीं लगा उसको डबल करने में, और सरकार की इच्छा है कि इसका आकार जो है वो और ज्यादा। अभी कोई नया कर नहीं लगाया, ये सरकार ने दावा किया है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।